अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर के रिव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स टू रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर बारी है चैप्टर नंबर 12 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और आज जो हम लोग रीजंस कवर करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होंगे, कैपेसिटर से रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वगैरह से रिलेटेड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद 12.1। रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिफिकेशन है यानी कि किसी पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज मौजूद है तो उसका जो श्योर टेस्ट है यानी कि कंफर्म जो हम कर सकते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है या नहीं, वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपल्जन नॉट अट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम अट्रैक्शन से ऐसा नहीं कर सकते। तो वाकई ये बात है भाई, मैं इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि क्या कोई दो ऐसी बॉडीज़ जिनके ऊपर चार्ज ना हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? यस, कर सकती हैं, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जब दो पार्टिकल्स जिन पर कोई चार्ज नहीं भी होता वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो भाई अगर मैं अट्रैक्शन के ज़रिए टेस्ट करने की कोशिश करूं कि किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है तो मैग्नेटिज्म की वजह से पॉसिबल हो सकता है, वो ग्रेविटेशन की वजह से पॉसिबल हो सकता है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से पॉसिबल हो सकता है। बट याद रखिए, अगर मैं साबित करना चाहता हूँ कि किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है तो वो मैं साबित कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिपल्जन, और रिपल्जन ही है श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर दो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हुए पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब लाजमी तौर पर उनके ऊपर चार्ज मौजूद है। 12.2 Will a solid metal sphere hold a larger electric charge than a hollow sphere of the same diameter? Where does the charge resides in each case? तो हमारे पास जो है ना वो दो स्फेयर्स मौजूद हैं, दोनों के दोनों स्फेयर्स का एरिया जो है वो सेम है, बट डिफरेंस ये है कि एक जो स्फेयर है वो सॉलिड है यानी कि अंदर से ठोस है, और एक जो स्फेयर है वो अंदर से हॉलो है यानी कि समझ लो फुटबॉल की तरह है कि बाहर से तो सरफेस मौजूद है लेकिन अंदर से एयर मौजूद है या वो खाली है। तो सवाल ये है कि किस में ज़्यादा चार्ज आएगा, हालांकि दोनों का रेडियस बराबर है। तो याद रखिए भाई, बात यह है कि जो चार्ज है वो हमेशा पाया जाता है सरफेस के ऊपर, और ये हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी था कि दोनों जो केसेस हैं उनमें चार्ज कहाँ पाया जाता है। तो याद रखो, चार्ज कभी भी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, अंदर से तो बॉडी हमेशा न्यूट्रल ही होती है। सिर्फ जो चार्ज पाया जाता है वो सरफेस से पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्फेयर को चार्ज कर रहा हूँ तो मैं उसको किसी कपड़े से रब कर रहा हूँ तो क्या होता है कि रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से जो सरफेस से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाते हैं। जब सरफेस से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना कि इनसाइड। तो अगर एक सॉलिड स्फेयर है उसके ऊपर चार्ज भी आप उसको तोड़ोगे ना तो अंदर से आप देखोगे तो वो चार्ज नहीं होगा बल्कि वो न्यूट्रल ही होगा। अंदर से तो चार्ज रिजाइड नहीं करता, अंदर जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं। तो भाई अगर दोनों केसेस के अंदर यानी कि हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चार्ज अगर पाया जाता है सरफेस के ऊपर, तो अगर दोनों स्फीयर्स का एरिया रेडियस सेम है तो इसका मतलब दोनों के ऊपर बराबर के चार्जेस पाए जाएंगे, बिकॉज इन बोथ द केसेस द चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस। 12.3 explain why is it so much easier to remove an electron from an atom of large atomic mass than it is to remove proton। ये ज़्यादातर मे भी आप लोग जानते होंगे कि भाई अगर हमारे पास प्रोटॉन को रिमूव करना है किसी एटम से तो बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर किसी एटम का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। ये ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा। वजह यह है कि देखो, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, उतना आप देखेंगे क्या होगा, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे बढ़ते चले जाएंगे। तो न्यूक्लियस के बाद के शेल, एल शेल, एम शेल, यानी कि जितना दूर जाते जाते हैं उतनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो कम होती रहती है। तो जितना दूर जाते रहेंगे उतना हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। लेकिन हम प्रोटॉन को क्यों नहीं रिमूव कर सकते? क्योंकि याद रखिए, प्रोटॉन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्सेस और पाई जाती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो उन फोर्सेस की वजह से प्रोटॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, और क्योंकि डिस्टेंस प्रोटॉन से न्यूक्लियस से बढ़ जाता है, अगर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ज़्यादा है किसी भी न्यूक्लियस का, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम हो जाती है। 12.4 Why is it not correct to say that potential difference is the work done in moving a unit positive charge between the points concerned? ये कहना क्यों नहीं सही होगा कि भाई जो वर्क डन किया जाता है किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज पॉइंट तक मूव करवाने के लिए, वही दरअसल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है? ऐसा कहना क्यों गलत होगा या ऐसा कहना क्यों सही नहीं होगा? तो याद रखो, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना लाजमी है।
ये आप लोगों ने डेफिनेशन के अंदर भी स्टडी करा होगा कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं करीब लेकर जाऊंगा इस पॉजिटिव चार्ज के, तो ड्यू टू द रिपल्जन मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन दरअसल उस चार्ज के अंदर स्टोर होगा एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखो, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है उसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो होता है, लेकिन इन मूविंग चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही मूव कराएंगे, तो जो हमारा वर्क डन होता है वो उस पार्टिकल के अंदर, उस चार्ज के अंदर स्टोर होता है एज पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिए, ऐसा कहना सही नहीं होगा जब तक हम अपोजिट डायरेक्शन का वर्ड इस्तेमाल ना कर लें। 12.5 Why is it logical to say that the potential of an earth connected object is zero? What can be said about the charge on the earth? तो भाई वाकई यही बात है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कंडक्टर को मैं जोड़ देता हूँ अर्थ के साथ, तो उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो कंसिडर की जाती है एज जीरो पोटेंशियल। एक्चुअली जो हमारी जो अर्थ है ना, वो समझ लो एक बहुत बड़ा एक स्पेस है जहाँ पर जितने भी चार्जेस डाल दिए जाएं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को, छोटे से छोटे कंडक्टर को, बड़े से बड़े कंडक्टर को अगर आप अर्थ के साथ ज्वाइन करोगे, तो फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज निकल के चले जाएंगे अर्थ की तरफ, ठीक है ना, जिसे अर्थ करना कहते हैं। और उसकी वजह से ये होती है कि अगर किसी भी कंडक्टर को आपने ज़मीन के साथ जोड़ दिया तो सारे के सारे चार्ज निकल के चले जाएंगे अर्थ की तरफ, तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जो भी कंडक्टर का पोटेंशियल था, यही नेगेटिव चार्ज में भी होगा, यही पॉजिटिव चार्ज में भी होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितने भी चार्जेस हम अर्थ पर भेज दें, अर्थ के ऊपर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अर्थ के पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ज़मीन के साथ, तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। इसी वजह से इसको कहना लॉजिकल है। 12.6 Can an electric potential exist at a point in a region where the electric field is zero? Can the potential be zero at a place where electric field intensity is not zero? Give examples to illustrate your reasoning. तो सवाल का पहला हिस्सा ये है कि क्या एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाया जाता है? तो भाई हाँ, पाया जाता है। ऐसा होता है फॉर एग्जांपल स्फीयर के अंदर एक चार्ज स्फीयर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है, क्योंकि तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिए इनसाइड द स्फीयर जीरो होती है, बट फिर भी वहाँ पे पोटेंशियल पाया जाता है, सेम पोटेंशियल पाया जाता है। अगर किसी भी चार्ज को स्फीयर के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वजह ये कि दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल तो पाया जाता है। तो याद रखिए, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाया जाता है। और सवाल का दूसरा जो पार्ट था वो ये कि अगर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है? सो यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं दो इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो उनके दरमियान में जीरो हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, जो मिड पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी देखें के क्यू अपॉन आर, तो दूसरे का हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर, क्योंकि ऑपोजिट है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और आप देखोगे कि दरमियान में जो है दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। 12.7 An air capacitor is charged to a certain potential difference. It is then immersed in oil. What happens to its charge, potential and capacitance? तो भाई कैपेसिटर को हमने सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज करा, फिर उसको हमने ऑयल में डिप कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर और उसकी कैपेसिटी पर? तो सबसे पहली बात याद रखिए कि जब हम उसको डिप करते हैं ऑयल में, तो ऑयल की जो एप्सिलॉन आर यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो एयर से ज़्यादा है। जब एयर से ज़्यादा, तो याद रखिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो याद रखिए पहले केस में चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, जितना था उसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर उतना ही रहेगा। लेकिन एप्सिलॉन आर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी तो यकीनन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिक्रीज होने की वजह से फॉर्मूले के मुताबिक C बराबर होता है Q अपॉन V के। तो आप देखेंगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो अपने आप कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। 12.8 Two unlike capacitors of different potential and charges are joined in parallel. What happens to their potential difference? How are their charges distributed?
इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम अफेक्टेड। तो दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों कैपेसिटर्स को हमने अलग अलग पोटेंशियल से, यानी कि एक को ज़्यादा पोटेंशियल से चार्ज करा, एक को कम पोटेंशियल से चार्ज करा, फिर दोनों को पैरेलल जोड़ दिया, तो क्या असर पड़ेगा पोटेंशियल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर और चार्जेस के ऊपर, ये बात हमें बतानी है। तो याद रखिए, अगर हम दो कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ देंगे, एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल कम है, तो जो ज़्यादा वाले का पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जो कम वाला पोटेंशियल था उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और याद रखिए, क्योंकि हमने दोनों को पैरेलल जोड़ा है ना, तो दोनों एक सेम पोटेंशियल पर आकर रुक जाएंगे, यानी कि जिसका हाई पोटेंशियल था उसका कम होते होते, जिसका कम पोटेंशियल था उसका बढ़ते बढ़ते दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि हमने ज्वाइन किया है पैरेलल, ठीक है। और चार्जेस पे क्या असर पड़ेगा, तो याद रखिए, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा पहुंचेंगे, उसके पास चार्ज ज़्यादा चले जाएंगे, और जिसकी कैपेसिटी कम है उसके पास चार्ज कम जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, एनर्जी इस वजह से कम होगी क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी ज़ाया हो जाएगी वायर्स को हीट करने के लिए। 12.94 similar capacitors are joined in series and joined to a 36 volt battery. The midpoint of the group is earthed. What is the potential of the terminal of the group? देखो, चार कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, उनको हमने सीरीज में ज्वाइन करा और 36 वोल्ट की बैटरी के साथ, और जो मिड पॉइंट था उसको हमने अर्थ कर दिया। तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द टर्मिनल ऑफ द ग्रुप, जो इस ग्रुप का टर्मिनल है उसके पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, इस सूरत में एक्चुअली जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमने मिड पॉइंट से ज्वाइन करा है, उसको अर्थ किया है, तो याद रखिए जो प्लेट्स आ रही हैं वो आ रही हैं ऑपोजिट प्लेट, एक प्लेट आ रही है पॉजिटिव, एक आ रही है नेगेटिव। तो नतीजे में कोई भी चार्ज अर्थ की तरफ नहीं जाएगा, और जब कोई भी चार्ज अर्थ की तरफ नहीं जाएगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो उतना ही रहेगा, यानी कि 36 वोल्ट। अगर हम ऐसा करते और सेम वो होती हैं प्लेट्स होती हैं, सेम चार्जेस वाली प्लेट्स आ जाती हैं अर्थ के पॉइंट्स में, तो यकीनन फिर उसके लिहाज से डिफरेंस पड़ता, वोल्टेज कुछ ना कुछ कम होता, बट इन दिस केस वोल्टेज विल रिमेन कॉन्स्टेंट। 12.10 A point charge is placed at the center of spherical Gaussian surface. Is the flux changed? क्या फ्लक्स चेंज होगा? और उसके लिए हमारे पास A, B, C, D, E केसेस हैं। A में if the spherical Gaussian surface is replaced by a cube of same volume, तो याद रखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गॉशियन सरफेस शेप पे डिपेंड नहीं करती है, क्यूब हो चाहे जो भी हो, अगर वॉल्यूम सेम है और यहाँ पे गिवन ये है कि सिर्फ वो क्यूब हो गया है, तो याद रखिए उससे फ्लक्स के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी में लिखा हुआ है इफ़ द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम, इस मरतबा वॉल्यूम 1/10 कर दिया, तो याद रखो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होता है थ्रू अ गॉसियन सरफेस वो डिपेंड करता है चार्ज पे और एप्सिलॉन नॉट पर। सी में इफ़ द चार्ज इज मूव फ्रॉम द सेंटर इन द स्फीयर, अगर सेंटर से कहीं और हटा दें फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो रहेगा तो उसी गॉसियन सरफेस में, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डी इफ़ द चार्ज इज मूव आउटसाइड द स्फीयर, अगर चार्ज को जो है हम स्फीयर से बाहर ले जाएं तो फ़र्क पड़ेगा। हाँ, तो इसमें तो फ़र्क पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है कि जो गॉसेस लॉ कहता है वो ये होता है टोटल आउटवर्ड फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पे, तो अगर उसी चार्ज को हम गॉसियन सरफेस से बाहर ले जाएं तो यकीनन फ़र्क पड़ेगा। ई इफ़ अ सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, अब एक और चार्ज अगर हम इनसाइड द स्फीयर रख दें उसी के साथ साथ, तब भी फ्लक्स बढ़ेगा। याद रखिए जो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो अगर चार्ज चेंज होगा तभी फ़र्क पड़ेगा, बाकी इधर उधर मूव कराने से या गॉसियन सरफेस को बड़ा करने से, छोटा करने से, उसकी शेप को चेंज करने से, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। 12.11 4 capacitors each of 2 microfarad connected in such a way that the total capacitance is also 2 microfarad. Show what combination gives this value. चार कैपेसिटर्स हैं 2 माइक्रोफैराड के, क्या कोई तरीक़ेकार है कि हम चारों को इस तरीके से जोड़ें कि टोटल आंसर भी 2 माइक्रोफैराड आ जाए? तो याद रखिए दो केसेस हैं, इन दो तरीक़ों से अगर हम जोड़ेंगे इन चारों कैपेसिटर्स को तो काम हो जाएगा। पहला तरीक़ेकार ये है कि आप जो दो कैपेसिटर्स हैं उनको पैरेलल ज्वाइन करें और फिर जो दोनों को पैरेलल ज्वाइन किया था उनको फिर बाद में आप लगा दें सीरीज़ में, तो आप टोटल देखेंगे तो आएगा 2 माइक्रोफैराड। या फिर एक तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि आप दो के सेट बना के उनको सीरीज़ में जोड़ें और फिर उन दोनों सेट्स को आपस में पैरेलल ज्वाइन कर दें, तब भी आप जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल आंसर बराबर आएगा 2 माइक्रोफैराड के। 12.12 अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, एक बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करा, द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अ स्लैब ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक इज स्लिप बिटवीन द प्लेट्स, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द चार्ज, चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो पहली बात ये कि हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, बैटरी से हटा दिया, फिर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने उसके अंदर एंटर कर दिया, तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा चार्ज पर, वोल्टेज पर, एनर्जी पर और उसकी कैपेसिटेंस पर। तो पहली बात, चार्ज सेम रहेगा। वजह यह है कि हमने चार्ज तो तभी फ्लो करता है ना जब उसके लिए कोई पाथ हो, जब चार्ज के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं और ट्रैवल करने की जगह ही नहीं है, वहीं के वहीं रहेगा। तो जब चार्ज वहीं का वहीं रहेगा तो चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने एंटर कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी तो अपने आप देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा। याद रखो हम बैटरी से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं कैपेसिटर को, तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करेंगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तीसरा ये कि क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पर, तो भाई याद रखिए कैपेसिटेंस बढ़ेगी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही कम होगा तो कैपेसिटेंस अपने आप बढ़ जाएगी। और फिर आखिरी सवाल ये कि एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखो एनर्जी बराबर होती है 1/2 Q इंटू वी के। तो चार्ज तो सेम है लेकिन क्योंकि वोल्टेज कम हो गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है, तो अपने आप जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। 12.13 आंसर क्वेश्चन 12.12 इफ द बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड। इस मरतबा हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा है, चार्ज किया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर कर दिया और बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर और एनर्जी पर और कैपेसिटेंस पर। नाउ चार्ज बढ़ेगा। चार्ज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट हुआ हुआ है, बैटरी जब चार्जेस पहुंचाएगी तो चार्जेस का अमाउंट बढ़ता रहेगा। पिछली मरतबा पिछले सवाल में 12.12 के अंदर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, इस मरतबा हमने डिस्कनेक्ट नहीं करा, तो चार्ज जो प्रोवाइड करेगी बैटरी उसकी वजह से चार्ज बढ़ जाएगा। वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो जो बैटरी के वोल्टेज हैं वही वोल्टेज उस कैपेसिटर के भी रहेंगे। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q अपॉन V के। वोल्टेज सेम रहा लेकिन क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। और क्या फर्क पड़ेगा एनर्जी के ऊपर, तो एनर्जी 1/2 Q इंटू वी होती है। इस मरतबा चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज सेम है, तो याद रखिए एनर्जी भी बढ़ जाएगी। 12.14 a capacitor is connected across a battery. Why does each plate receives a charge of the same magnitude? Will it be true if the plates are of different sizes? अगर हम किसी भी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो दोनों प्लेट्स को इक्वल चार्जेस क्यों मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कैपेसिटर कनेक्ट करें जिसकी एक प्लेट जो है, जो फॉर एग्जांपल प्लेट बी है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और जो प्लेट ए है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो क्या होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारी जो नेगेटिव से जुड़ी हुई प्लेट थी उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। नतीजे में क्या होगा, जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को, उस प्लेट के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा। तो नतीजे में आप ये देखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट के पास, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव प्लेट के साथ जुड़ी हुई जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो आप देखेंगे दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस आएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर डिफरेंट एरिया रखें हम प्लेट्स का, जो प्लेट्स का एरिया है वो डिफरेंट हो, क्या उससे फर्क पड़ेगा। क्यों एरिया से क्यों फर्क पड़ने लगा, बात ये है कि वो उसी बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो फिर वही बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेट को देगी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एरिया को चेंज करने से, किसी प्लेट को छोटा बड़ा करने से भी आप देखेंगे तो चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।